दोस्तों नमस्कार। राजनीति का इतिहास चक्र कैसे घूमता है और भारत की राजनीतिक सत्ता के भीतर बिहार की राजनीति कैसे दखल देती है, शायद इतिहास के पन्नों के आसरे मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता को देखते हुए आज यह समझने की जरूरत है। बड़ी ही रोचक स्थिति है ये, क्योंकि राजनीतिक तौर पर 32 बरस पहले लालू यादव ने बीजेपी और आरएसएस के उस रथ को रोक दिया था जिस रथ पर लाल कृष्ण आडवाणी सवार थे। उस वक्त जिक्र कमंडल का हो रहा था और उस 32 बरस के बाद परिस्थितियां बतलाती है कि कमंडल एक हाथ में है और मंडल को अपने साथ समेटने की चाहत लिए बीजेपी राज्य दर राज्य जीतती चली जा रही है। उसकी अपनी सोशल इंजीनियरिंग ने कमंडल और मंडल दोनों को हथिया लिया। लेकिन बिहार की राजनीति क्या इस बात की इजाजत नहीं देती है? और बिहार की अपनी राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में बीजेपी इसलिए बिहार में नहीं घुस पाई क्योंकि वहां के ऐतिहासिक परिस्थितियां शायद बीजेपी के अनुकूल नहीं है। लेकिन आज तो जिक्र इस बात का होगा कि कैसे भारत की राजनीति के केंद्र में अगर बिहार खड़ा हो चला है, ठीक वैसे ही जैसे लाल कृष्ण आडवाणी का रथ 32 बरस पहले बिहार में लालू यादव ने रोका था, तो क्या 32 बरस के बाद नीतीश कुमार ने मोदी सत्ता या कहें बीजेपी को झटका देकर लालू यादव की पार्टी के साथ ही सरकार बनाने का जो फैसला किया वो एक ऐतिहासिक घटनाक्रम तो नहीं है? बिहार की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को पहले समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश से बहुत अलग है बिहार। हालांकि उस वक्त मुलायम सिंह यादव इंतजार कर रहे थे कि बिहार से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी यूपी में घुसे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन लालू यादव ने पहले गिरफ्तार कर लिया और उस वक्त लव कुश की जोड़ी के तौर पर लालू और मुलायम को देखा जाता था। लेकिन मौजूदा वक्त में कोई लव कुश की जोड़ी नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक घटनाक्रम में मंडल या कहें जातीय समीकरण या फिर सोशल इंजीनियरिंग, जो भी शब्द लेना है आप ले लीजिए। कुछ बातों पर गौर कीजिए। बिहार के भीतर में जो ओबीसी है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो वहां पर मुसलमानों की तादाद है, अगर इन सब को मिला दीजिएगा तो इनकी तादाद जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था यानी झारखंड साथ था तो इनकी तादाद सबसे ज्यादा थी। बिहार में सवर्ण जातियां भी 13% है। उनमें से बड़ी तादाद में लोगों का पलायन वहां की आर्थिक परिस्थिति की वजह से हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट तकरीबन 20% है। लेकिन बिहार का असर भारत की राजनीति पर कैसे पड़ता है और बिहार को लेकर बीजेपी फेल क्यों हो जाती है और बीजेपी जिस रास्ते पर चलना चाहती है उस रास्ते के आसरे वो कैसे राज्यों को जीतते चली जाती है, इसका तुरंत का असर आपको कर्नाटक में नजर आ सकता है। कर्नाटक में जो सावरकर और टीपू सुल्तान को लेकर आमने सामने की परिस्थितियों में खड़ा कर बीजेपी सियासत साधना चाहती है, क्योंकि उसकी राजनीतिक सत्ता वहां पर है और आने वाले वक्त में बहुत जल्द वहां पर चुनाव होने हैं। लेकिन बिहार में यह क्यों संभव नहीं है और बिहार का मैसेज राष्ट्रीय तौर पर भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है, पहले इसे समझ लीजिए। क्योंकि आज तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपने पास रखा, जिसका जिक्र बार बार हो रहा था। क्या वो तेजस्वी यादव के पास जाएगा जो डिप्टी सीएम है या नहीं है? लेकिन नहीं गया। हम उस मंत्रिमंडल पर आए, लेकिन भारत की राजनीति में बिहार की सामाजिक आर्थिक समझ और बीजेपी की राजनीतिक बिसात पर बिहार क्यों शहमात का खेल खेल सकता है, पहले आप इसे समझ लीजिए। क्योंकि मुस्लिम विरोधी और आक्रामक हिंदू गोलबंदी के अलावे बीजेपी के पास कोई दूसरा सियासी मंत्र नहीं है और बिहार में यह चल नहीं पाता है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम बड़ी तादाद में मौजूदा वक्त में अगर बढ़ते तो नीतीश या लालू यादव या कांग्रेस को लेकर बढ़ते। लेकिन इस वक्त सभी एक साथ हैं। न सिर्फ यह 3 दल बल्कि इसके अलावे वामपंथी भी साथ हैं, कुशवाहा भी साथ हैं और जीतन राम मांझी यानी दलितों को लेकर भी एक सोच पूरे तरीके से महागठबंधन के साथ है। तो फिर मुस्लिम विरोधी आक्रामक हिंदू गोलबंदी वाला हथियार बिहार में कैसे चलेगा? यहां पर आप एक दूसरा सवाल कर सकते हैं कि हां, पैसा और ताकत
बीजेपी के पास है। वो चाहे तो सेंध लगा सकती है महागठबंधन में, लेकिन बिहार की आर्थिक परिस्थितियां बतलाती हैं कि वहां का नेता बिकेगा नहीं। बिकने के बाद उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना मुश्किल हो जाएगा। शायद इसीलिए आपने ट्रांसफर आरजेडी और जेडीयू के बीच तो देखा होगा। बीजेपी के भीतर जाने की परिस्थिति में कोई प्रभावी नेता शिफ्ट होता नहीं है। अब इसके बाद अगला सवाल यह आता है कि बिहार की अपनी जमीन क्या कहती है। तो हिंदुत्व की राजनीति क्यों बिहार में फेल है, इसके लिए आपको एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 2-3 बातों को ध्यान में रखना होगा। और आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद, यानी 90 में गिरफ्तारी, 92 में बाबरी मस्जिद का ढहना और उसको जिस तरीके से ढाया गया, अगर इन दोनों परिस्थितियों को भी जोड़िए तो आरएसएस ने अपने संगठनों को एकजुट 30 बरस पहले इन जरियों से जरूर किया और हिंदूवादी राजनीति को उभारना भी शुरू किया। लेकिन एक सच यह भी है कि राजनीतिक सफलता उसके बाद भी बीजेपी को नहीं मिली। ना उत्तर प्रदेश में मिली, ना बिहार में तो दूर की गोटी थी। मध्य प्रदेश में भी नहीं मिली, जहां पर आंदोलन और तेज पनप रहा था। यानी 1991-92 उस परिस्थिति में अगर आप चले जाइएगा तो जब 93 में चुनाव होते हैं, बाबरी मस्जिद गिर चुकी है, अयोध्या तक सोमनाथ से निकली हुई यात्रा समस्तीपुर में रोक दी गई है, लेकिन रथ यात्रा को लेकर जो उल्लास और उत्साह पूरे देश में था, वह राजनीतिक तौर पर वोट बैंक के तौर पर बीजेपी के साथ खड़ा हो नहीं पाता है और सीटें घट जाती हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, बिहार में तो बहुत कम सीट आती है, मध्य प्रदेश में कम हो जाती है। इन सारी परिस्थितियों के पीछे बिहार में समझना यह भी होगा कि मगध की अपनी पहचान ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी के तौर पर रही है। बुद्ध काल में अगर चले जाइएगा तो गैर ब्राह्मण और गैर वैदिक आंदोलन की जमी के तौर पर बिहार की पहचान रही है। लेकिन सामाजिक परिवर्तनों के आंदोलन की उर्वर जमीन बिहार में ही रही है। और शायद इन परिस्थितियों के भीतर अगर मंडल कमंडल से पहले बिहार को देखिएगा तो नीतीश कुमार के गुरु कर्पूरी ठाकुर 1977 में पिछड़ी जातियों को वह सरकारी नौकरी में आरक्षण देते हैं। यानी उस वक्त मंडल आया नहीं था और उसी के बाद जातीय पहचान और जाति के आधार पर जो उत्पीड़न और सत्ता में आने की परिस्थितियां थी, उसको उभार दिया मंडल ने। बिहार वामपंथियों की जमीन भी रही है और बिहार में वामपंथी एक वक्त प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के पार्टी के तौर पर भी रहे हैं। लेकिन मंडल और कर्पूरी ठाकुर के खेल ने वामपंथियों की जमी को, जो वर्ग संघर्ष का जिक्र करते थे, खेतिहर मजदूर और किसानों का जिक्र करते थे, उसमें एक लिहाज से दरार डाल दी। लेकिन इसमें एक भी शब्द हमने बीजेपी की एंट्री का नहीं लिया, क्योंकि बीजेपी की एंट्री वहां हो नहीं पाई। तो अब जरा लौट चलिए मौजूदा वक्त में, जब आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस और हम और वीआईपी या जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, उन सब के साथ मिलकर अगर सत्ता संभालने के लिए नीतीश कुमार हैं, तो 32 बरस पहले जो राजनीतिक प्रयोग आरएसएस कर रही थी और लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा को लेकर निकले थे और बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ हो रहा था, इन तमाम परिस्थितियों में सिर्फ धर्म के आश्रय, सांप्रदायिकता के आश्रय या फिर कौम का जिक्र करके राजनीति में सत्ता नहीं पाई जा सकती है, उल्लास और शोर मचाया जा सकता है। शायद इस बात को बाखूबी नरेंद्र मोदी ने समझा, अमित शाह ने समझा। इसीलिए उनके राजनीतिक प्रयोग में 80-20 योगी आदित्यनाथ लेकर आते हैं, जो जानते हैं कि यूपी में अगर बने रहना है तो हिंदुओं के भीतर अपनी आस उस भगवा वस्त्र के जरिए दिलानी होगी, जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करें और अगर असुरक्षित नहीं भी हैं तो भी एक 80-20 का खेल खेला जा सके। नरेंद्र मोदी, हमारे पीछे जो एक तस्वीर है इसमें आप देखिए, ये नरेंद्र मोदी हैं, उधर लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए हैं, रथ यात्रा निकल रही है, इधर लालू यादव की एक तस्वीर है। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। सोमनाथ से निकलते वक्त उस वक्त नरेंद्र मोदी उस रथ यात्रा पर सवार थे। यानी धर्म की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति का उनको एहसास 30 बरस पहले की भारत के भीतर की राजनीति को साधने में लेकर है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को इस देश ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी की एंट्री वहां पर होती है, जहां सब एक साथ आकर खड़े हो जाएं। और नीतीश कुमार भी
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री भी बने, रेल मंत्री भी बने, यह भी कोई दूर की बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जिस रूप में उफान दिया, उसमें उन्होंने एक झटके में भारत के जातीय समीकरण को अपने साथ ले लिया और भारत की राजनीति में अलग अलग प्रांतों में जो राजनीति साधी जा रही है, उसमें से कोई भी इस बात को पकड़ ही नहीं सका कि हिंदुत्व कहते कहते कैसे जातीय समीकरण को भी बीजेपी ने अपने आप में समेट लिया और खास तौर से ओबीसी को अपने साथ ले लिया। ओबीसी सबसे बड़े तबके के तौर पर, और खुद बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह को कहना पड़ा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से आते हैं और वो पहले प्रधानमंत्री हैं। चरण सिंह का जिक्र नहीं हुआ, यह दूर की बात है, लेकिन मौजूदा वक्त में जब बिसात बिछाई जाती है तो सिर्फ अपनी बिसात बिछाई जाती है, और यही काम बाखूबी बीजेपी और आरएसएस ने खुले तौर पर किया। सावरकर का जिक्र कर्नाटक में आज क्यों हो रहा है और वहां वोट बैंक को साधने के लिए धर्म के आश्रय और जाति को साथ लेकर कैसे चलना है, इसकी एक बिसात बिछ रही है। यह बिसात राजस्थान में भी बिछेगी, आने वाले वक्त में कुछ हिस्सों में मध्य प्रदेश में खुले तौर पर नजर आएगी, छत्तीसगढ़ में भी नजर आएगी। लेकिन जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो सोचिए कि 1991 में रथ यात्रा का निकलना, 93 में चुनाव होना, 221 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी 177 सीट पर आ गई। उस समय विधानसभा में 422 सीट होती थी, विभाजन हुआ नहीं था। मध्य प्रदेश में एक झटके में 320 सीटों से जो बहुमत के साथ चल रही थी वो घट के 117 पर आ गई, यानी जो सीटें चाहिए थी 160-62 वह भी बीजेपी नहीं पा पाई। इन दो राज्यों का जिक्र इसलिए क्योंकि आरएसएस ने इन दो राज्यों में बड़ा जोर लगाया था। लोकसभा इलेक्शन अब 2024 को लेकर जिक्र हो रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस राजनीति को साधा है वो चैलेंज, चुनौती दे सकते हैं मोदी की सियासी चालों को। यह हो सकता है क्योंकि 91 में अगर आप चले जाइएगा, जब चुनाव हुआ था तो बिहार के भीतर कितनी सीट जीत पाई थी बीजेपी? सिर्फ 5 सीट। यूपी में उसे लाभ जरूर हुआ था 52 सीट का, लेकिन पूरे देश भर के भीतर देखिएगा तो वो सियासत को साध नहीं पाए। और उस समय के बाद जब उत्तर प्रदेश से निकलकर 93 में आ जाइएगा, जब इलेक्शन के दौर में राज्य में हो रहे थे, फिर लोकसभा में 96 में आ जाइएगा, तमाम जगहों पर देखिएगा वो सत्ता में नहीं आ पाते हैं। और अब के समय में जब बिहार को साधा जा रहा है और आज जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें जिन जिन लोगों को जिन जिन क्षेत्रों से शामिल किया गया, ये गौर करने वाली बात है। मिथिलांचल के 10 मंत्री बने हैं, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की जो सरकार बनी है। भोजपुर शहबाद के 7 विधायक मंत्री बने हैं। मगध इलाके के 4 विधायक मंत्री बने हैं। कोशी इलाके के 2 विधायक मंत्री बने हैं। सीमांचल 3 विधायक मंत्री बने हैं। और अंग प्रदेश के 2, मुंगेर का इलाका जो आता है, अंग प्रदेश उसी को जाना जाता है, वहां से 2 विधायक मंत्री बने। यहां पर सीमांचल का एक जिक्र जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2019 में 40 सीटों पर जब जनता दल यूनाइटेड, रामविलास पासवान यानी नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और नरेंद्र मोदी, यही 3 चेहरे चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा चुनाव का बिहार के भीतर में, और 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास चली गई। 17 की 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली। 17 सीटों में से 16 सीट जेडीयू को मिली और 6 में से 6 सीट एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी को मिल गई। आज की तारीख में बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं है, रामविलास पासवान अब नहीं है, उनके भाई हैं, उसमें भी चोट पड़ गई है। 3 सांसद पता नहीं किस दिन यहां से निकलकर वहां चले जाएं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो अगर ये समीकरण 2019 वाले बिखरते हैं तो एक झटके में बड़ा झटका बीजेपी को तुरंत लग जाता है। आप कहेंगे नहीं, इससे पहले भी तो बीजेपी अपने तौर पर लड़ चुकी है। हमें लगता है वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि दरअसल बिहार की राजनीति में कैसे किसे किस तौर पे लाभ होता है। इसके लिए 2-3 बातों पे गौर कीजिए। जनता दल यूनाइटेड के पास 16% के वोट किसी भी परिस्थिति में रहते हैं। आरजेडी के पास 20% के लगभग वोट किसी भी परिस्थिति में रहते हैं। कांग्रेस के पास 7-7.5% वोट किसी भी परिस्थिति में रहते हैं। बीजेपी के पास लगभग 25% वोट अपने तौर पर मोदी के आने के बाद, मोदी से पहले वो 14-15% वोट में अटकते थे, लेकिन मोदी के आने के बाद में बीजेपी का दायरा बढ़ा और 25% वोट उनके हिस्से में आते हैं।
अब यहां पर सवाल है, ये 25% वोट एक तरफ हैं और 75% वोट दूसरे तरफ हैं, जीत कैसे मिलेगी? फिर इस सवाल पे दोबारा लौटिए जब इन बातों का जिक्र करते हैं, क्योंकि आपके जहन में होगा कि 2014 में तो बीजेपी के साथ नीतीश भी नहीं थे, लालू भी नहीं थे। सही बात है, उस समय बीजेपी को 29% वोट मिल गया था, लेकिन उनके साथ उस समय आरएलएसपी थी, उस समय एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी भी थी, और 22 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। लेकिन उस पीरियड में 2014 में नीतीश अलग चुनाव लड़ रहे थे, लालू यादव और कांग्रेस एक साथ मिलकर अलग चुनाव लड़ रहे थे। तो जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें मिलती हैं लेकिन 16% वोट मिलता है, आरजेडी को 20% वोट मिलता है लेकिन 4 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 8.5% वोट मिलता है लेकिन 2 सीटें मिलती हैं। लेकिन ये तीनों जब एक होते हैं तो आप सोचिए बिहार की 40 सीटों पर क्या हो सकता है। यह सिर्फ एक अंदेशा नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर आप और पहले चले जाइए, आप सोचिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में चले जाएं 2004 में, तो बीजेपी 5 सीट जीत पाई थी, 14% वोट उस समय मिला था। उस समय जनता दल यूनाइटेड भी साथ खड़ी थी, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी नहीं थे। नरेंद्र मोदी फैक्टर 10% वोट को बढ़ाता है, जो लाभ होता है, लेकिन उसके समानांतर जनता दल यूनाइटेड 2004 में जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उस समय थी 22% वोट पाती है और 6 सीट पाती है। मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के आने के बाद 10% वोट का विस्तार किया, लेकिन अपने बूते वह वहां पर कितनी सीटें जीत पाएंगी? 2 डिजिट में पहुंचना तो बहुत मुश्किल होगा, अकेले सिंगल डिजिट में रहना ही उसकी फितरत हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर वो हवा बही, इन सब के बीच एक बात सीमांचल का हम आपसे जिक्र कर रहे थे, सीमांचल में जो किशनगंज की सीट है वो जनता दल यूनाइटेड हार गई थी, वहां कांग्रेस जीत गई थी। और अब जब सीमांचल के 3 विधायकों को बनाया गया है तो उसमें एक चीज और समझिए, उसी सीमांचल के इलाके को लेकर AIMIM यानी ओवैसी ने कदम रखा बिहार के भीतर में, और वहां उसके 5 विधायक भी जीत गए, लेकिन उसमें से 4 विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया और आरजेडी में चले गए। तो ओवैसी को लेकर जो मोटी लकीर सांप्रदायिकता या हिंदू मुस्लिम को लेकर बीजेपी खींच सकती थी, वह भी एक झटके में साफ हो गया। तो अब बीजेपी की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह कोई भी अगला सवाल करेगा। अब यहां पर यह समझिए कि जब महागठबंधन में नीतीश कुमार, लालू यादव यानी तेजस्वी यादव भी, कांग्रेस भी, लेफ्ट भी, कुशवाहा भी, जीतन राम मांझी भी, और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ सिर्फ एलजेपी बची है। एलजेपी में रामविलास पासवान नहीं है जिनका प्रभाव था। उन जो 3 सांसद हैं, कैसर अली, वीणा सिंह और चंदन सिंह, आज नहीं कल यह निकलकर वापस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। सीमांचल का इलाका AIM के हाथों से निकल गया, 5 MLA जीते थे, 4 आरजेडी में चले गए। बीजेपी अलग थलग पड़ गई और सामाजिक समीकरण के लिहाज से सबसे बड़ा कुनवा महागठबंधन में आकर टिक गया। मुस्लिम बटेगा नहीं, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी महागठबंधन के साथ आ गई। ओबीसी की सबसे प्रभुत्व वाली पार्टी यादव और कुर्मी दोनों एक साथ आकर खड़े हो गए। जो वामपंथियों की जमीन खास तौर से भोजपुर और मगध में है, जो दलितों के भीतर उनका भी कुछ प्रभाव है, वह भी इस वक्त महागठबंधन के साथ खड़ी है। बीजेपी ने अपना राजनीतिक प्रयोग, जिनको डिप्टी सीएम पिछली बार बनाया था नीतीश के साथ, तारकेश्वर प्रसाद, ये दरअसल कलवार जाति से आते हैं। एक लिहाज से ये ओबीसी के भीतर में है, और ओबीसी में माइनस यादव का नारा यूपी में, माइनस यादव माइनस कुर्मी का नारा बिहार में, लेकिन सफलता कैसे मिलेगी? यहीं से वो मैसेज निकलता है कि अगर बिहार में सेंध लगा पाने की स्थिति में बीजेपी नहीं है और इस राजनीतिक प्रयोग का असर देश के ऊपर अगर पड़ने लगेगा तो वो कैसा प्रयोग होगा? पहला प्रयोग ओबीसी का है। ओबीसी में नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी के तौर पर रखते हैं, हालांकि यह ओबीसी गुजरात में जाकर ओबीसी के दायरे में नहीं आते हैं, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं और वहां से वो संसदीय चुनाव जीतते हैं, तो उन्होंने बता दिया। दूसरी बड़ी बात है कि अगर आप ध्यान दीजिए तो उत्तर प्रदेश में गैर यादव और गैर जाटव दलित एक साथ नहीं हो पाए, तो क्या अब होंगे या आने वाले वक्त में उनको बिहार का मैसेज मिलेगा? पहला हिस्सा ये हो गया। दूसरा हिस्सा, जो नीतीश कुमार है, उन्होंने पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा को जोड़ा जो लगभग 30% है, दलितों में महादलित को जोड़ा, मुसलमानों में पासमानदा को जोड़ा।
इन सारी परिस्थितियों में निकलकर आपके जहन में एक सवाल और आना चाहिए कि आखिर महिलाओं को लेकर या नारी को लेकर भावुक क्यों हो गए लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी। उन्हें एक बात समझ में आ गई कि वोट बैंक अगर जातियों से उनसे छिन गया तो हिंदुत्व को और कमंडल को लेकर तो कोई दूसरा उनसे नहीं छीन सकता, लेकिन इसके जरिए सत्ता नहीं मिलेगी। 3 तलाक का भी पासा फेंका जा चुका है। पसमानदा को लेकर भी उन्होंने हैदराबाद में जिक्र कर दिया। लेकिन महिलाओं को लेकर जो नीतीश ने प्रयोग किया, चाहे वो शराबबंदी हो चाहे साइकिल बांटना हो, उसके समानांतर नारी का जिक्र अगर वह खुद कर दें तो अगला सवाल कोई भी पूछेगा कि महिलाओं को लेकर जो टीका टिप्पणी खुद देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में की है, वो गर्लफ्रेंड का जिक्र हो, विधवा का जिक्र हो, इन शब्दों को दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या भारत की नारी उस रूप में बीजेपी के साथ खड़ी होगी या नहीं होगी? और अलग अलग राज्यों के भीतर अगर राजनीतिक प्रयोग गवर्नेंस के तौर पर बिहार में सफल हो जाता है तो क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी डगमगाने लगेगी? यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी कही, नीतीश कुमार ने 20 लाख कही, थोड़ा हाइपोथेटिकल है, कल्पना है, लेकिन मान लीजिए सरकारी नौकरी जो 4.5 लाख पद खाली हैं और उसके अलावे निजी क्षेत्रों की भागीदारी वहां पर बढ़ाकर 10 लाख तक भी नौकरी दे दी जाती है, तो एक झटके में 2 करोड़ का वादा जो बीजेपी करती चली गई और 8 बरस में नरेंद्र मोदी सरकारी नौकरी सिर्फ 7,22,000 ही दे पाए, जबकि 22 करोड़ के लगभग में इस देश के भीतर में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन हुए हैं। तो आप सिर्फ 7 लाख नौकरी 8 बरस में दे पाए। और नीतीश कुमार अपना डाटा बताते हैं कि हमने भी 16-17 बरस जो काम किया है उसमें भी हमने लगभग 7 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। आरजेडी को लेकर उनकी जुबान सुनिए तो वो कहते थे इन्होंने सिर्फ 95,000, 1 लाख से भी कम नौकरियां दी हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में राजनीतिक तौर पर किसी को परास्त करने के लिए गवर्नेंस और उसके जरिए बेरोजगारी, उस पर अगर सीधी चोट कर दी गई तो एक झटके में परसेप्शन ना बदल जाए हिंदुत्व को लेकर, जातीय समीकरण को लेकर, गवर्नेंस को लेकर। यह एक झटका देने की स्थिति में क्या बिहार खड़ा हो सकता है? और बिहार के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी अब धीरे धीरे कांग्रेस जागी जो सोशल इंजीनियरिंग करना सीखने लगी। पहले उसके साथ ऑटोमेटिक सब जुड़ते चले जाते थे क्योंकि वह एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर एक विचारधारा के साथ जुड़ी थी। लेकिन नई पीढ़ी के नए युवाओं को भी अब समझ में आने लगा कि दरअसल पूरा खेल जातियों का है और जातियों के आश्रय रोजगार पाना है और सत्ता सुख भी भोगना है। लेकिन अगर वो सिर्फ हिंदुत्व के आश्रय बीजेपी के हिस्से में आएगा तो वहां पर फिर 2 स्थिति आएगी। सवर्ण जातियों को लेकर भी अगर उसके भीतर में जो गरीब परिवार हैं उनको लेकर भी अगर बीजेपी चीजों को नहीं साथ पाएगी, और जिस दौर में आरएसएस ने भी खुद को ओबीसी में कन्वर्ट करना सीख लिया क्योंकि मोदी के पास सत्ता बरकरार रहे, तो आरएसएस ने भी अपनी धारा को छोड़ दिया। तो आरएसएस से जुड़ा हुआ स्वर्ण तबका भी, स्वर्ण जातियों का तबका भी कुछ सवालों को खड़ा करता है। ये सवाल आरएसएस को आरएसएस के भीतर कटघरे में खड़ा करते हैं, बीजेपी को बीजेपी के भीतर कटघरे में खड़ा करते हैं। और ये कटघरा बाहर की ताकतों से कैसे लड़ेगा जब चुनौती अपने तौर पर बिहार देने को तैयार है और प्रयोग के साथ देने को तैयार है? तो क्या ये उफान दिल्ली की राजनीतिक सत्ता को डिगा देगा? यह सवाल शायद मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा भी है और इस पर नजर रखने की जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।